कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है या आसमान में जो हवाई जहाज उड़ रहा है, ये सब बनता कैसे है? तो चलिए आज इसी निर्माण की दिलचस्प दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि हम लगभग सब कुछ कैसे बनाते हैं। जब भी कोई फैक्ट्री कहता है तो कुछ ऐसी ही तस्वीर जहन में आती है ना? बड़ी बड़ी चिमनियाँ, मशीनों का शोर और एक ऐसी दुनिया जो लगातार कुछ ना कुछ नया बना रही है। और सच तो ये है कि यही कारखाने हमारी आज की दुनिया की, हमारी सभ्यता की रीढ़ हैं। सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज की कहानी बयां करता है। तो चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी पड़ताल में हम इन 5 मुख्य हिस्सों पर नजर डालेंगे। मूल्य जोड़ने वाली मशीन, आधुनिक कारखाने का डीएनए, लोकेशन का महत्व, उद्योगों की अलग अलग दुनिया और आखिर में हाईटेक भविष्य। अच्छा, तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे आइडिया से। किसी एक चीज को लो और उसे और कीमती बना दो। अर्थशास्त्री इसे सेकेंडरी एक्टिविटीज या द्वितीयक गतिविधियां कहते हैं, पर सच कहूं तो ये किसी जादू से कम नहीं है। सोचकर देखिए, आपने पेड़ से एक सेब तोड़ा, ये तो हो गई प्रकृति। लेकिन जब आपने उसी सेब का जैम बनाया, उसे एक सुंदर से जार में पैक किया, तो आपने उसमें वैल्यू ऐड कर दी, उसकी कीमत बढ़ा दी। बस यही तो है मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सार। और ये तस्वीर इस आइडिया को बिल्कुल साफ कर देती है। जमीन से निकला कच्चा लोहा, अपने आप में उसका क्या इस्तेमाल है? बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जैसे ही उसे स्टील में बदला जाता है तो मानो एक नई दुनिया ही खुल जाती है। कारें, बड़ी बड़ी इमारतें, घर के बर्तन, सब कुछ। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? देखिए, एक मॉडर्न फैक्ट्री सिर्फ ईंट और गारे की एक बड़ी बिल्डिंग नहीं होती। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है, जिसके कई सारे पुर्जे एक साथ काम करते हैं। तो चलिए इसके डीएनए को समझने की कोशिश करते हैं। सदियों तक चीजें हाथ से बनती थीं। एक कारीगर एक एक करके बड़े सब्र से कोई चीज बनाता था। लेकिन फिर आई औद्योगिक क्रांति और उसने सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल दिया। आज एक आधुनिक प्लांट एक दिन में शायद इतना बना देता है जितना वो कारीगर अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं बना पाता। तो आखिर इस जबरदस्त बदलाव के पीछे है क्या? सबसे पहली चीज है स्पेशलाइजेशन, यानी हर कोई सिर्फ एक काम में माहिर होता है। फिर आती हैं मशीनें, जो हमसे कई ज्यादा तेज और सटीक काम करती हैं। और शायद सबसे जरूरी चीज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी लगातार कुछ नया करना, बेहतर, तेज और सस्ता बनाने के नए नए तरीके खोजना। और बात सिर्फ मशीनों की नहीं है, बात है स्मार्ट मशीनों की। देखिए, मैकेनाइजेशन यानी मशीनीकरण एक कैलकुलेटर की तरह है जो आपके लिए हिसाब लगाता है। लेकिन ऑटोमेशन वो एक कंप्यूटर की तरह है। वो सिर्फ हिसाब नहीं लगाता, बल्कि सीख भी सकता है और खुद फैसले भी ले सकता है। चलिए अब एक बहुत बड़े सवाल पर आते हैं। कोई भी कंपनी ये कैसे तय करती है कि उसे अपनी फैक्ट्री लगाने कहाँ है? ये बस नक्शे पर उंगली रखने जैसा आसान काम नहीं है। ये एक बहुत ही पेचीदा पहेली है, जिसके कई टुकड़े हैं। इस पहेली का सबसे जरूरी टुकड़ा कौन सा है? ग्राहक, मतलब वो लोग जो सामान खरीदेंगे। कोई भी कंपनी भला ऐसी जगह फैक्ट्री क्यों लगाएगी जहां कोई खरीदने वाला ही ना हो? इसीलिए तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और जापान जैसी जगहें बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं, क्योंकि वहां बहुत से लोग हैं जिनके पास खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर है। पहेली का दूसरा टुकड़ा है कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल। सोचिए, अगर स्टील बनाना है तो फैक्ट्री लोहे की खदान के पास ही लगाना समझदारी है, हजारों किलोमीटर दूर नहीं, है ना? और अगर दूध से बने प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो डेयरी फार्म के पास ही रहना पड़ेगा। ये सब लागत कम करने और काम को आसान बनाने के लिए होता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। पहेली अभी अधूरी है। काम करने के लिए स्किल्ड लेबर भी तो चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, और बने हुए सामान को बाजार तक पहुंचाने के लिए अच्छी सड़कें और बंदरगाह भी तो होने चाहिए। और हाँ, कई बार तो सरकारें भी टैक्स में छूट वगैरह देकर कंपनियों को अपने आने के लिए बुलाती हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प चीज होती है। कहते हैं ना, कामयाबी कामयाबी को खींचती है। जब कहीं पर एक बड़ी कार की फैक्ट्री खुलती है तो उसके आसपास टायर बनाने वाली, सीट बनाने वाली, पेंट बनाने वाली कंपनियां भी आ जाती हैं। इससे होता यह है कि वे सब एक दूसरे की मदद करते हैं और सबके लिए लागत कम हो जाती है। इसी को कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज।
तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि फैक्ट्रियां कहाँ और क्यों बनती हैं। चलिए अब इस बहुत बड़ी दुनिया को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे उद्योग, सारी इंडस्ट्रीज एक जैसी नहीं होती। आइए देखते हैं कि इन्हें हम कैसे अलग-अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ, ये चार्ट पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर घबराइए नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। हम किसी भी इंडस्ट्री को 4 मुख्य तरीकों से बांट सकते हैं। उसके साइज के हिसाब से, वो क्या इनपुट यूज करती है, वो क्या आउटपुट बनाती है, और उसका मालिक कौन है। जैसे घर के पास कोई टोकरी बना रहा है, तो वो एक कुटीर उद्योग हो गया। वही एक बड़ी सी कार फैक्ट्री बड़े पैमाने की इंडस्ट्री है। इसी तरह कपास से कपड़ा बनाना कृषि आधारित है, तो सीमेंट बनाना खनिज आधारित। ये क्लासिफिकेशन हमें इस पूरी इंडस्ट्रियल दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। चलिए, अभी तक तो हमने आज की बात की, लेकिन भविष्य कैसा होने वाला है? अगर एक शब्द में कहूँ तो हाईटेक। मैन्युफैक्चरिंग की अगली पीढ़ी आ चुकी है और वो हर चीज को बदलने वाली है। देखिए, हाईटेक का मतलब सिर्फ कुछ नए नए गैजेट्स बना लेना नहीं है। इसका असली मतलब है इनोवेशन, R&D पर जोर देना। ये साइंस और इंजीनियरिंग की हदों को पार करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के बारे में है जिनके बारे में कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। तो एक हाईटेक फैक्ट्री के अंदर होता क्या है, जरा सोचिए। ऐसे रोबोट्स जो इंसानों से भी ज्यादा सफाई से काम करते हैं, पावरफुल कंप्यूटर जो नए नए प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, और साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की एक पूरी टीम जो लगातार अगली बड़ी चीज की खोज में लगी रहती है। यहाँ ब्लू कॉलर यानी हाथ से काम करने वालों से ज्यादा व्हाइट कॉलर यानी दिमाग से काम करने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं। और एक और बात, ये हाईटेक कंपनियां अक्सर एक दूसरे के आसपास रहना पसंद करती हैं। वे टेक्नोपोलिस नाम के खास हब बनाती हैं। सिलिकॉन वैली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये वो जगह है जहां नए नए आइडियाज जन्म लेते हैं और जहां असल में भविष्य को बनाया जाता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जिसके साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे। हमने देखा कि इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल, बाजार और टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी है। अब सोचिए, अफ्रीका के पास तो कुदरती संसाधनों का खजाना है, फिर भी वो औद्योगिक तौर पर दुनिया के सबसे पिछड़े महाद्वीपों में से एक क्यों है? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है जिसके जवाब हमें ग्लोबल इकोनॉमी, राजनीति और इतिहास के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।